हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी फ्रेंड्स। एमपी टेट वर्ग 2 साइंस की हमारे मापन की नेक्स्ट क्लास है। ठीक है, क्लास नंबर 7। तो हमारा जो दूसरा टॉपिक है मापन, उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। इससे पहले हमारी मापन की 6 क्लासें हो चुकी हैं, तो आप पहले उन्हें जा कर के देखिए। बेसिक से सारी जानकारी आपको दी गई है। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं ऊष्मा का संचरण। इससे पिछली क्लास अर्थात क्लास नंबर 6 में हमने ताप और ऊष्मा के बारे में पढ़ा था। विभिन्न प्रकार की तापमापी क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके जो पैमाने हैं, सेल्सियस क्या कहलाता है, फ़ारेनहाइट क्या होता है, आपका केल्विन क्या होता है, र्यूमर क्या कहलाता है, ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ऊष्मा का संचरण, मतलब किन किन विधियों के द्वारा जो है ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है। तो इसकी विधियों से एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, और क्यों वाले क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ज़्यादा बनते हैं। जैसे कह देंगे कि जो इग्लू है, बर्फ़ का घर है, तो इसमें जो ऊष्मा का संचरण है वो किस प्रकार से होता है। या फिर कह देंगे मतलब इसके जो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कह दिया कि जो चाय की केतली होती है उसकी ऊपरी सतह पर पॉलिश किया जाता है, क्यों। तो इस तरीके से पिछली बार वर्ग 2 में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, लगभग हर शिफ्ट में इससे एक क्वेश्चन बना था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला सेशन है, तो आप अंत तक जुड़े रहिए। इसके बाद हम कार्य, ऊर्जा और शक्ति भी देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि ऊष्मा हम पढ़ चुके हैं और हमने ऊष्मा में पढ़ा होता है कि जो ऊष्मा है वो ऊर्जा का ही एक रूप माना जाता है। तो ऊर्जा भी आपको पढ़नी होगी। ऊर्जा में आपकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा जो होती है, इससे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए तो वहाँ पर इनके सूत्र भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए देरी ना करते हुए शुरू कर लेते हैं अपना सेशन। सबसे पहले ऊष्मा का संचरण अर्थात क्या होता है ऊष्मा का संचरण। तो ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। मान के चलिए कोई पदार्थ है या कोई वस्तु है, तो इसको यदि हम ऊष्मा देते हैं तो ये दूसरे रूपों में कैसे पहुंचती है, मतलब यही ज्ञात करना आपका ऊष्मा का संचरण कहलाता है। अर्थात जब ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो वो किस माध्यम से जाती है, इसकी विधियाँ कितनी होती हैं। तो ये जैसे कह दिया कि जो सूर्य का प्रकाश है वो भी हमें ऊष्मा दे रहा है। ठीक है, तो जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक किस माध्यम से पहुंचता, किस विधि के माध्यम से आता है। जैसे कह दिया पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है, किस विधि के कारण गर्म हो रहा है। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो जो ऊष्मा के संचरण की विधियां हैं वो 3 विधियां हैं। कभी कभी इनके नाम भी पूछ लेते हैं। पिछली बार एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि ऊष्मा संचरण की विधि कौन सी नहीं है। तो जब जिसको तीनों विधियां पता होंगी तो उसने इसका आंसर करेक्ट लगाया होगा। अब आपको बता दें कि इसकी जो ऊष्मा के संचरण की विधियां हैं वो 3 होती हैं। पहली होती है चालन विधि, दूसरी होती है संवहन विधि और तीसरी होती है विकिरण विधि। अब ये क्या कहलाती हैं, तो आइए एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली होती है चालन विधि। चालन विधि जिसे कंडक्शन मेथड कहा जाता है। जब ये क्या होती है, जब बिना स्थान परिवर्तन किए ही, मतलब किसी चीज़ को यदि ऊष्मा प्राप्त हो रही है तो वो अपना स्थान नहीं बदले, बल्कि पदार्थ के तप्त कण अपनी ऊष्मा अपने बगल वाले कणों को दे देते हैं। क्या है इसका मतलब, क्या है कि जब कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु अपना स्थान परिवर्तित किए बिना ही पदार्थ के तप्त कण अपनी ऊष्मा अपने बगल वाले कणों को दे देते हैं और पूरी वस्तु गर्म हो जाती है, तो ऊष्मा के संचरण की इस विधि को चालन विधि कहते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन निकल करके आता है कि वह कौन सी विधि है जिसमें पदार्थ के कण अपना स्थान परिवर्तित किए बिना ही ऊष्मा दूसरे कणों को दे देते हैं, तो वो आपकी चालन विधि होती है। अर्थात इस विधि में ऊष्मा के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी, माध्यम की। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि वह कौन सी विधि है जिसमें ऊष्मा संचरण के लिए माध्यम की ज़रूरत पड़ती है, तो वो है आपकी चालन विधि। परंतु माध्यम के तप्त कणों का स्थान परिवर्तित नहीं होता, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अभी आपको एक एग्जाम्पल के जरिए आसानी से समझा देंगे। अभी आप बस इतना सुनते चलिए। ठीक है, अब जो ठोस पदार्थ होते हैं, मान के चलिए कोई पत्थर है। ठीक है, तो ये कैसा होता है, ठोस होता है। तो ठोस पदार्थों के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए स्वतंत्र नहीं होते। मतलब ये स्वतंत्र, जैसे आपका द्रव होता है तो ये बह सकता है, गैस होती है ये भी बहती है, मतलब वायु। लेकिन जो ठोस पदार्थ होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए स्वतंत्र नहीं होते, बल्कि इनको क्या पड़ती है, माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। जब तक हम ठोस वस्तुओं को बल नहीं लगाएंगे तब तक वो एक ही स्थान पर स्थिर रहेंगी, जब तक कि कोई बाह्य वस्तु से उस पर बल ना लगाया जाए। तो क्या है, इस कारण से इसको
कहते हैं माध्यम की ज़रूरत है, लेकिन ये स्थान परिवर्तित इनका नहीं होता है, इसीलिए ठोस में ऊष्मा का संचरण इस विधि से होता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहेगा कि ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है, तो चालन विधि के द्वारा। क्यों? क्योंकि आपके जो ठोस पदार्थ होते हैं, क्या ठोस पदार्थ होते हैं, तो उनको जब तक हम बाह्य रूप से बल नहीं लगाएंगे या फोर्स नहीं लगाएंगे या विस्थापित नहीं करेंगे तो तब तक वो स्थिर रहेंगी। तो इस कारण से कहते हैं कि इनको माध्यम की आवश्यकता है, लेकिन इन कणों का स्थान परिवर्तित नहीं होता, ऊष्मा एक रूप से दूसरे रूप में चली जाती है। नेक्स्ट है, यहाँ पर दिया है कि द्रवों और गैसों में ऊष्मा का संचरण चालन द्वारा बहुत ही कम होता है, ना के बराबर, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो ठोस हैं और जो पारे हैं, जो पारा होता है आपका, उसमें ऊष्मा का संचरण केवल चालन विधि के द्वारा। तो जो ठोस हैं इसमें केवल चालन के द्वारा ही आपका ऊष्मा का संचरण होता है। यदि आपसे पूछ ले कि ठोसों में ऊष्मा का संचरण चालन के अतिरिक्त क्या किसी अन्य विधि से होता है, तो नहीं होता, ठीक। नेक्स्ट है, पदार्थ में चालन द्वारा ऊष्मा का संचरण ऊष्मा चालकता कहलाती है। मतलब जब पदार्थ कोई भी लिया हमने, मान के चलिए हमने लकड़ी ली, ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का पदार्थ है। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है उसमें हमें पदार्थ ही पढ़ना है, पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की जो अवस्थाएं होती, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा या अन्य जो अवस्थाएं होती वो क्या कहलाती हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है यही हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पदार्थ जो होते हैं उसमें चालन के द्वारा ऊष्मा का संचरण ऊष्मा चालकता कहलाती है। अब ये ऊष्मा चालकता क्या होती है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि कुछ पदार्थ जो हैं विद्युत के चालक होते हैं, कुछ पदार्थ को चालक होते हैं, कुछ पदार्थ ऊष्मारोधी होते, तो ये क्या कहलाता है, चालक को चालक, या जैसे सुचालक कहते हैं चालक को, ठीक है, और ऊष्मारोधी। तो ये हम देखेंगे। तो जब पदार्थों में चालन द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है तो ऊष्मा चालकता कहलाती है, और ऊष्मा चालकता पदार्थ की प्रकृति पर, नेचर पर निर्भर करती है। तो पूछता है क्वेश्चन, ऊष्मा चालकता किस पर निर्भर करती है, द्रव्यमान पर, पदार्थ की प्रकृति पर, आयतन पर, किस पर, तो पदार्थ की प्रकृति पर। और जिन पदार्थों में ऊष्मा का चालन जितना अधिक होता है उनकी चालकता उतनी ही अधिक होती। चालन क्या कहलाता है, तो आपको बता दें कि यह जो चालन होता है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें ऊष्मा का जो संचरण है वो आसानी से हो जाता है, फिर कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें आसानी से ऊष्मा का संचरण नहीं होता, और कुछ पदार्थ तो ऐसे होते हैं जिनमें संचरण ही नहीं होता ऊष्मा का। तो इस तरीके से इनको 3 रूपों में डिवाइड किया जाता है। तो आइए देख लेते हैं कि ऊष्मा चालकता कितने प्रकार की होती है। तो ऊष्मा की चालकता के आधार पर अब आप समझ चुके हैं कि ऊष्मा की चालकता कहलाती क्या है, ठीक है। तो इस आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण हम 3 प्रकार से करते हैं। पहले होते हैं चालक पदार्थ, दूसरे होते हैं कुचालक, और तीसरे होते हैं आपके ऊष्मारोधी पदार्थ। तो पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था, वहाँ पर ऑप्शन दिया गया था कि निम्न में से कौन सा एक कुचालक नहीं है। क्या दिया था, कुचालक नहीं है। अब ऑप्शन दिए थे, आपका पहला दिया था लकड़ी, दूसरा दिया था आपका कपड़ा, इस तरीके से, और एक ऑप्शन दिया था जो आपका चालक था, उसमें दिया गया था आपका धातु का नाम। तो आपको बताना होता है। तो इससे इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो 3 प्रकार की ऊष्मा चालकता होती है। पहले होते हैं चालक, दूसरे होते हैं कुचालक, और तीसरे होते हैं ऊष्मारोधी। अभी चालक क्या कहलाते हैं, चालक को इंग्लिश में कहते हैं कंडक्टर, अर्थात चालक को ही हम सुचालक कहते हैं। क्या कहते हैं, सुचालक, मतलब जिनमें सुगमता से चालन हो जाए, जिनमें आसानी से चालन हो जाए ऊष्मा का, ठीक है। तो जिन पदार्थों से होकर ऊष्मा का चालन सरलता से हो जाता है उन्हें चालक या कंडक्टर कहते हैं। ऐसे पदार्थों की ऊष्मा चालकता बहुत अधिक होती है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि वह पदार्थ कौन से हैं जिनमें ऊष्मा चालकता सबसे अधिक होती है, तो वो चालक पदार्थ होते हैं। अब इसमें क्या क्या आ जाता है, तो सभी धातुएं। अब आपने धातु अधातु के बारे में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो हम आगे आपके जो केमिस्ट्री में ये टॉपिक दिया है इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो ये हम वहाँ डिस्कस करेंगे। तो जितनी भी आपकी धातुएं हैं वो किस में आ जाती हैं, चालक में। नेक्स्ट है अम्लीय जल। अम्लीय जल जिसका pH मान 8.5 से इस तरीके से ज़्यादा होता है। मानव का शरीर ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं। मानव शरीर एग्जाम्पल बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मानव का शरीर है, इसमें ऊष्मा का चालन आसानी से हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कुचालक पदार्थ। कुचालक का मतलब बैड कंडक्टर। बैड से स्पष्ट है कि जिन पदार्थों में ऊष्मा का चालन सरलता से नहीं होता या बहुत ही कम होता है उन्हें कुचालक कहते हैं। कुचालक जैसे लकड़ी, तो लकड़ी को आप कितनी भी ऊष्मा देंगे तो इसमें पूरे में आसानी से ऊष्मा का चालन नहीं होता। जैसे कांच हो गया, वायु हो गई, गैसें, सिलिका, कपड़ा, ऊन आदि ऊष्मा के कुचालक पदार्थ हैं। बुरे चालक अच्छे रोधी या रोधक होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। कपड़ा, ऊन आदि
के अच्छे रोधी गुणों का कारण है उनके रेशों के बीच में फंसी हुई हवा। ठीक, नेक्स्ट है ऊष्मा रोधी पदार्थ। तो ऊष्मा रोधी जिसे थर्मल इंसुलेटर कहते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें पूछ लिया जाता है कि वो कौन कौन से पदार्थ हैं जो ऊष्मा रोधी हैं। तो ऊष्मा रोधी वे पदार्थ होते हैं जिनमें ऊष्मा का चालन बिल्कुल नहीं होता है। इसमें आ जाते एबोनाइट और एस्बेस्टस, मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल याद रखेंगे आप। ठीक है, अब जो चालन विधि हमने पढ़ ली ऊष्मा की संचरण की, इससे आपके क्यों वाले क्वेश्चन बनते हैं, तो अब हम इनको देख लेते हैं। दैनिक जीवन में चालन से संबंधित उपयोग, जैसे क्वेश्चन बनेगा आपसे कि एस्किमो लोग बर्फ की दोहरी दीवारों या मकानों में रहते हैं, क्यों रहते हैं, तो इसका कारण है चालन विधि। अब हम इस पर लागू करेंगे कि कैसे चालन विधि ये हुई। तो हमने चालन विधि पढ़ ली है। इसमें केवल ठोस पदार्थों का चालन होता है, इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। पदार्थ के कण अपना जो है माध्यम की आवश्यकता तो होती है, लेकिन अपनी स्थान परिवर्तित नहीं करते हैं, यही चालन विधि होती है। तो एस्किमो लोग जो हैं, आपने पढ़ा होगा एस्किमो जनजाति के लोग जो हैं वो बर्फ़ का बना हुआ घर इग्लू बनाते हैं। इग्लू आपने देखा होगा, तंबू आकार का होता है। ठीक है, तो कहा है कि एस्किमो लोग बर्फ़ की दोहरी दीवारों के मकान में रहते हैं, क्यों, तो इसका कारण है चालन विधि। इसका कारण यह है कि बर्फ़ की जो दोहरी दीवारें हैं, इसके मध्य एक क्या होती, मतलब इस तरीके से दोहरी दीवार होती है, तो इसके मध्य में हवा की परत होती है जो ऊष्मा की कुचालक होती है। अभी हमने पढ़ा हवा क्या होती है या गैस क्या होती है, ये ऊष्मा की कुचालक। कुचालक अभी हमने पढ़ लिया क्या कहलाते हैं, कुचालक मतलब जिनमें ऊष्मा का प्रवाह आसानी से नहीं होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि इसके अंदर जो हवा की परत होती है और यह ऊष्मा की कुचालक होती है, जिससे जो अंदर की ऊष्मा है वो बाहर नहीं जा पाती। कुचालक मतलब आसानी से इसमें संचरण नहीं हो पाता, अर्थात ये बाहर नहीं निकल पाती, और जो कमरे का ताप है वो बाहर की अपेक्षा अधिक बना रहता है। यही कारण है कि जो एस्किमो लोग हैं बर्फ़ की दीवारों में रहते हैं, क्यों, अब आप इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो दोहरी दीवारें होती हैं उसके मध्य हवा की परत होती है, और जो आपकी गैसें या हवा होती है वो ऊष्मा की कुचालक, और कुचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें ऊष्मा का संचरण नहीं होता। इस कारण से जो हवा है वो बाहर नहीं निकल पाती, मतलब संचरण नहीं हो रहा उसका, और जो कमरे का ताप है अंदर का वो अधिक बना रहता है। इस कारण से वो इन घरों में रह पाते हैं। नेक्स्ट है शीत ऋतु में लकड़ी और लोहे की कुर्सियाँ एक ही ताप पर होती हैं, मतलब ताप दोनों में सेम है, परंतु जो लोहे की कुर्सी होती है छूने पर लकड़ी की अपेक्षा अधिक ठंडी लगती है, क्यों, तो ये भी आपकी चालन विधि का ही परिणाम है। कैसे, जो शीत ऋतु में शरीर का ताप, मतलब हमारे शरीर का ताप, मानव टेम्परेचर कमरे के ताप से अधिक होता है, तो सभी को पता है। अब जो लोहा है वो क्या होता है, ऊष्मा का सुचालक। लोहा क्या होता है, ऊष्मा का सुचालक। सुचालक का मतलब अभी हमने पढ़ा चालक कहें या सुचालक, मतलब जिनमें ऊष्मा का प्रवाह सरलता से हो जाता है। तो लोहा क्या है, ऊष्मा का सुचालक है, और लकड़ी क्या है, ऊष्मा की कुचालक, मतलब लकड़ी में आसानी से ऊष्मा का संचरण नहीं हो पाता, तो दोनों में अंतर हो गया। ठीक है, तो शीत ऋतु में शरीर का ताप कमरे से अधिक होता है, क्यों, क्योंकि लोहा ऊष्मा का सुचालक है और लकड़ी ऊष्मा की कुचालक है। अतः जब हम लोहे की कुर्सी को छुएंगे तो हमारे हाथ से ऊष्मा ताप अंतर के कारण लोहे की कुर्सी में शीघ्रता से प्रवाहित होने लगेगी, क्योंकि हमारा ताप कमरे से अधिक है, तो तापांतर बहुत ज़्यादा है। तो लोहे की कुर्सी को जैसे ही हम टच करते हैं तो शीघ्रता से उसमें क्या होने लगता है, ऊष्मा का प्रवाह। और जब हम लकड़ी की कुर्सी को छूते हैं तो ऐसा नहीं होता, इसीलिए लोहे की कुर्सी छूने पर लकड़ी की अपेक्षा अधिक ठंडी लगती है। अब आप समझ चुके होंगे। तो ये आपको इतना सारा याद नहीं रखना, आपको बस ये दिमाग में आना चाहिए कि जैसे शीत ऋतु में लकड़ी और लोहे की कुर्सियाँ एक ही ताप पर होती हैं, लेकिन लोहे की कुर्सी अधिक ठंडी और लकड़ी की कुर्सी ठंडी नहीं लगती, क्यों, तो इसका कारण है चालन विधि। नेक्स्ट है धातु के प्याले में चाय पीना कठिन है जबकि चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना आसान, क्यों, ऐसा क्यों है। तो जो धातु है, अभी हमने पढ़ा सभी धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, मतलब इनमें आसानी से ऊष्मा का चालन हो जाता है। इसके कारण चाय की ऊष्मा से धातु के प्याले गर्म हो जाते हैं और होंठ जलने लगते हैं, लेकिन और इस कारण इसमें चाय पीना कठिन है। लेकिन जो चीनी मिट्टी है वो ऊष्मा की क्या होती है, कुचालक होती। कुचालक मतलब मिट्टी दी है, और ऊष्मा की कुचालक मतलब आसानी से इसमें ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता, ऐसा कारण इसका है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी जो विधि है ऊष्मा संचरण की वो है संवहन विधि। पहली हमने पढ़ ली चालन विधि। चालन विधि में आपने पढ़ लिया कि ये क्या कहलाती है, चालक कुचालक ऊष्मारोधी क्या होते हैं, और इसके एग्जाम्पल भी देख ली। अब हम देखते हैं संवहन विधि, कन्वेक्शन मेथड।
तो गैसों और द्रवों में, किसमें, गैस और द्रव में ऊष्मा का संचरण संवहन के द्वारा ही होता है। ये भी आपको याद रखना, ही मतलब जोर दे करके कहा गया है कि इसके अलावा और किसी विधि के द्वारा गैसों और द्रवों में ऊष्मा का संचरण नहीं होगा। तो ठोसों में किसके द्वारा हो गया, चालन, और गैस और द्रव में किसके द्वारा होगा, संवहन विधि के द्वारा। ठोसों में संवहन विधि द्वारा ऊष्मा का संचरण संभव नहीं है, ठीक है। ठोसों में तो चालन विधि से ही होता है, संवहन से नहीं। नेक्स्ट है, इस विधि में द्रव और गैस के कारण जो गर्म भाग से ऊष्मा लेकर स्वयं हल्के होकर, मतलब इसमें क्या होता है कि जो संवहन विधि होती है इसमें द्रव और गैस के कण जो होते हैं, यहाँ कण होगा, गर्म भाग से ऊष्मा लेते हैं और स्वयं हल्के होकर ऊपर उठते हैं और ठंडे भाग की ओर जाते हैं। क्या होता है, मान के चलिए कोई द्रव पदार्थ है या गैस का कोई कण है, तो वह गर्म भाग से मतलब हमारे वातावरण से ऊष्मा को लेगा। मान के चले हमारा वातावरण बहुत गर्म है तो इससे ऊष्मा ली और स्वयं हल्का हो गया और ऊपर उठता है और ऊपर कहाँ जाने लगता है, ठंडे भाग की तरफ जाता है। इनका स्थान लेने के लिए पुनः ठंडे भाग से कण नीचे आते हैं। ठंडे भाग से क्या जो कण होते हैं वो नीचे आने लगते हैं। इस प्रकार संवहन विधि में ऊर्ध्वाधरता तापांतर होने पर ऊष्मा का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होता है। मतलब जो ठंडे कण होते हैं, छोटे कण, ये मतलब गर्म भाग से ठंडे की ओर जाते हैं और जब ये जगह खाली हो जाती है तो ठंडे भाग पुनः यहाँ आने लगते हैं। तो यही कहलाती है संवहन विधि। और इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो किस विधि से गर्म होता है, तो वो संवहन विधि से ही गर्म होता है। जैसे हमारी जो पृथ्वी है ये कैसे गर्म हो रही है, संवहन। कैसे, अब आपको बता दें कि जो धूल के कण हैं या गैस गैस है, यह क्या होती है, वायुमंडल गर्म हो जाने पर इसके जो कण हैं वो ऊपर उठते हैं और ऊपर जाते हैं कहाँ, स्वयं हल्के होकर के ठंडे भाग में, ठीक है, ठंडे भाग में जाते हैं। तो ये स्थान खाली हो गया और यहाँ पर जो ठंडा भाग पुनः मतलब जो गर्म भाग है तो ठंडे कण यहाँ पर आने लगते हैं। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है, इसी कारण से हमारा वायुमंडल गर्म होता है। अब इसके एग्जाम्पल क्या हैं, तो दैनिक जीवन से संबंधित यहाँ पर हो जाएगा संवहन के उदाहरण, समुद्री हवाएं तथा स्थलीय हवाएं। कैसे, तो दिन के समय सूर्य की गर्मी से, क्या है, दिन के समय में सूर्य की गर्मी से क्या हो जाता है, जल की अपेक्षा स्थल जल्दी गर्म हो जाता है। मतलब जल देर में होता है और स्थल जल्दी गर्म हो जाता है, जिससे क्या होता है, स्थल की हवाएं ऊपर उठती हैं। मतलब स्थल की हवाएं जो होती हैं, यहाँ पर क्या है, गर्मी है स्थल पे, तो गर्म भाग से हवाएं क्या हुई, ठंडे भाग की तरफ जाने लगी और उनका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी हवाएं यहाँ आने लगती हैं। तो इन्हीं हवाओं को समुद्री हवाएं कहते हैं। नेक्स्ट है, रात में स्थल जल की अपेक्षा जल्दी ठंडा हो जाता है। क्यों, तो यहाँ कहा है कि दिन में सूर्य की गर्मी से जल की अपेक्षा स्थल जल्दी गर्म हो जाता है और रात में जल्दी ठंडा भी हो जाता है। क्यों, इसीलिए जल ठंडा हो जाता है जल्दी रात की अपेक्षा। तो इसीलिए समुद्र के जल के संपर्क में गर्म, वही एग्जाम्पल है कि गर्म हवाएं ऊपर उठेंगी हल्की होकर, इनका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से हवाएं चलने लगती हैं, स्थलीय हवाएं कहते हैं। तो पूछते हैं समुद्री हवाएं क्या होती हैं और स्थलीय हवाएं क्या होती हैं, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर पेटिका को ऊपर रखा जाता है, इसका कारण क्या है, तो आपको बता दें कि जो फ्रीजर पेटिका है इसका कारण भी आपका संवहन विधि है। नीचे की गर्म वायु, नीचे जो गर्म वायु होती है वो हल्की होकर के ऊपर उठती है तथा फ्रीजर पेटिका से टकराती है और ठंडी हो जाती है और ऊपर की ठंडी वायु भारी होने के कारण नीचे फिर से आने लगती है और रेफ्रिजरेटर में रखी वस्तुओं को ठंडा कर देती है। तो ये भी आपके संवहन का उदाहरण है। नेक्स्ट है, बिजली के बल्बों में निष्क्रिय गैसों का भरा जाना। मतलब जो बिजली के बल्ब हैं उनमें निष्क्रिय गैसें, अब आपको पता होना चाहिए कि निष्क्रिय गैसें कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। तो हीलियम होती है, इसके बाद नियॉन होती है, अक्रिय गैसें कहलाती हैं, तो ये हमने पढ़ी हुई हैं, हेना आकर जाना रे, इसकी ट्रैक होती है, ठीक है। ऑर्गन होती है, फिर इसके बाद क्रिप्टॉन करके होती है, रेडॉन होती है, जीनॉन होती है, ठीक है। तो बिजली के बल्बों में निर्वात के स्थान पर निष्क्रिय गैस ऑर्गन भरी जाती है। क्यों, इसका कारण है कि बल्ब में निष्क्रिय गैस भरने से तंतु की ऊष्मा संवहन धाराओं द्वारा चारों ओर फैल जाती है और तंतु का ताप उसके गलनांक तक नहीं बढ़ पाता। तो गलनांक हम पढ़ चुके हैं, आपको इससे पहले की वीडियो में बताया था कि गलनांक, हेमांक क्या होता है और क्वथनांक और संघनन क्या होता है। ऐसा नहीं करने पर बल्ब का जो तंतु लगा हुआ है वो गलनांक तक बढ़ जाएगा और नष्ट हो सकता है इस कारण से। अब देखते हैं ऊष्मा संचरण की तीसरी विधि, विकिरण विधि, रेडिएशन मेथड क्या कहलाती है। तो विकिरण में ऊष्मा के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती है। तो क्वेश्चन पूछता है कि वह कौन से ऊष्मा संचरण की विधि है जिसमें
माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ती तो वो विकिरण है, और माध्यम की ज़रूरत कहाँ पड़ती है तो वो होती है आपकी चालन विधि। इसके द्वारा ऊष्मा का संचरण निर्वात में भी हो सकता है। इस विधि में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम की सहायता के, बिना माध्यम को गर्म किए प्रकाश के वेग से सीधी रेखा में संचरित होती है। तो ये क्वेश्चन ये निकल के आता है कि प्रकाश के वेग से संचरित होने वाली ऊष्मा का संचरण किस विधि में होगा, विकिरण में। ठीक है, अब जो विकिरण है इसमें ऊष्मा तरंगों के रूप में चलती है, जिन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। एक क्वेश्चन ए बन जाता है। जैसे पृथ्वी तक सूर्य की ऊष्मा किस विधि से आती है तो वो विकिरण विधि से ही पहुंचती है। अब विकिरण के उदाहरण देख लें। जैसे कह दिया बादलों वाली रात स्वच्छ आकाश वाली रात की अपेक्षा गर्म होती है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण आपका विकिरण है, क्योंकि स्वच्छ आकाश वाली रात में पृथ्वी द्वारा छोड़े गए विकिरण की ऊष्मा आकाश की ओर चली जाती है। बादल ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं, और बादलों वाली रात में पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई विकिरण की ऊष्मा आकाश की ओर जाने की बजाय पृथ्वी की ओर लौट आती है और पृथ्वी गर्म बनी रहती है। नेक्स्ट है रेगिस्तान दिन में बहुत गर्म और रात में ठंडे हो जाती हैं, क्यों? इसका कारण भी विकिरण विधि है, आप ही पढ़ सकते हैं। और अगला है एग्जाम्पल, चाय की केतली की बाहरी सतह चमकदार बनाई जाती, क्यों? क्योंकि जो चमकदार परत है वह ना तो बाहर से ऊष्मा का अवशोषण करती है और ना ही भीतर की ऊष्मा बाहर जाने देती है, और चाय देर तक गर्म बनी रहती है। इसका कारण भी विकिरण है। नेक्स्ट है पॉलिश किए हुए जूते धूप में शीघ्र गर्म नहीं होते हैं, क्यों? क्योंकि वे अपने ऊपर गिरने वाली ऊष्मा का अधिकांश भाग परावर्तित कर देते हैं। तो ये 4 एग्जाम्पल आपके विकिरण विधि के हैं। तो ये आपको याद रखना है। ऊष्मा संचरण की विधियों में आपको बस इतना ही याद रखना है, कौन कौन सी विधि हैं, इनके एग्जाम्पल क्या हैं, चालक, कुचालक, सुचालक क्या होते हैं। बस इसके बाद हम देखते हैं कार्य, शक्ति और ऊर्जा। तो देखते हैं कि कार्य क्या कहलाता है, शक्ति क्या होती है और ऊर्जा क्या होती है। जैसे आपसे कह दिया कि कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है तो वो ऊर्जा होगी। जैसे कह दिया कार्य करने की दर क्या कहलाती है तो शक्ति होती है। और कार्य क्या होता है तो देखते हैं कि जो कार्य है जिसे वर्क कहते हैं, तो कार्य का जो मतलब है वो दैनिक जीवन में हम क्या लगाते हैं, हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्य से। तो क्या है कि दैनिक जीवन में जैसे हम लिख रहे हैं तो एक कार्य कर रहे हैं, पढ़ना एक कार्य है, साइकिल चलाना भी एक कार्य है, बोझ उठाना, कुएं से पानी निकालना, हजारों कार्य ऐसे हो सकते हैं। तो जो दैनिक जीवन में हम ये क्रियाएं करते हैं इन सभी क्रियाओं को कार्य कहा। लेकिन ये तो अपनी भाषा में हो गया इसका डेफिनेशन, लेकिन भौतिकी की भाषा में क्या होगा, तो भौतिकी में कार्य होना तब माना जाएगा जब वस्तु पर हम कोई फोर्स लगाएं यानी बल लगाएं और उसमें विस्थापित हो जाए। मतलब जैसे मान के चलिए एक टेबल रखी हुई है, ठीक है, क्या रखी है, एक टेबल रखी है, तो ये तब तक ऐसी ही रखी रहेगी जब तक इस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा। और जैसे ही हम इस पर कोई बाहर से बल लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, जैसे हम इसको खिसका रहे हैं तो ये यहाँ से यहाँ पर आ गई, अर्थात विस्थापित हो गई। कैसे विस्थापित हुई, बल लगाने से। तो अब इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि कार्य की माप, मतलब हम कार्य को कैसे ज्ञात किए करें कि कार्य हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, तो कार्य की माप लगाए गए बल, जो हम इस टेबल पर बल लगा रहे हैं, लगाए गए बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन, मतलब जहां हमने बल लगाया वहीं को वस्तु विस्थापित हो गई है तो उसके गुणनफल को ही क्या कहते हैं, हम कार्य कहते हैं। तो ये परिभाषा पूछ सकते हैं आपसे कि जो है ये दे देंगे और कहेंगे कि निम्न में से किसे दर्शाती है। ठीक है, तो क्या होता है, कार्य की माप लगाए गए बल और बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होती है। अब इसे अपनी भाषा में समझें कि यदि एक विद्यार्थी पुस्तक को ज़मीन से उठाकर मेज पर रखता है तो हम कहेंगे कि उसके द्वारा कार्य किया गया। उसने क्या कार्य किया, पुस्तक को उठाया और मेज पर रखा, मतलब कार्य किया। लेकिन यदि वह पुस्तक को हाथ में लिए ही खड़ा रहता है, रखता नहीं है, तो हम कहेंगे कि उसने कोई कार्य नहीं किया। इस प्रकार कार्य संपन्न होने के लिए 2 बातों की आवश्यकता पड़ती है, एक तो आपका बल और एक आपका विस्थापन। अब हम बल और विस्थापन को बार बार नहीं बताएंगे, आप सारी क्लासें देख लें, सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। ठीक है, विस्थापन से मतलब होता है कि जब हम किसी वस्तु पर कोई बल लगाते हैं तो वो वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। तो जो विस्थापन होता है यह दूरी को दर्शाता है। ठीक है, कि कितनी दूरी तय करता है। और दूरी का मात्रक हम किसको लेते हैं, तो दूरी या लंबाई जिसे कहते हैं तो मीटर में मापते हैं। ठीक, तो बल और विस्थापन मोस्ट इम्पोर्टेंट इसकी परिभाषा ही होती है आपकी कार्य की। जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है और वस्तु का विस्थापन बल की दिशा में होता है, यहाँ बल होगा क्या, बल की दिशा में होता है, तो कार्य की माप बल के परिमाण और बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल से की जाती है।
अब सूत्र क्या बन जाएगा इस परिभाषा से कि कार्य क्या होता है, तो बल और बल की दिशा में विस्थापन को ही हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। और यदि किसी वस्तु पर F परिमाण का बल लगाया जाता है और बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन जो है वो D होता है, डिस्प्लेसमेंट इसे कहते हैं, और बल को फोर्स कहते हैं, तो F से दर्शाया है, ठीक है। तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, और वर्क मतलब W, तो कार्य तो वर्क बराबर हमारा हो जाएगा F से क्या हो जाएगा आपका फोर्स यानी बल इनटू गुणा मतलब गुणनफल होता है ना, तो विस्थापन को किससे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, मतलब डी से डिनोट करते हैं। तो ये आपके कार्य का सूत्र निकल करके आ जाता है। अब इससे कई न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कह दिया कि कोई व्यक्ति है वो इतना कार्य करता है और इस दिशा में करता है तो उसका बल कितना होगा, मतलब 2 वैल्यू यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि जो कार्य है ये है तो 2 सदिश राशियों का गुणनफल। आपका जो बल होता है वो भी आपकी सदिश राशि है और आपका जो विस्थापन होता है वो भी आपकी सदिश राशि है, लेकिन इन 2 सदिश राशियों का गुणनफल होने के बावजूद आपका जो कार्य है वो एक अदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक न्यूटन मीटर है। क्या है, न्यूटन मीटर है। आपने पढ़ा होगा बल का एसआई मात्रक क्या होता है, आपका न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन। और आपके विस्थापन का क्या होता है, मीटर। तो दोनों का गुणनफल है, इस कारण से इसका जो आपका एसआई मात्रक होगा वो क्या है, न्यूटन मीटर है। और इस न्यूटन मीटर को वैज्ञानिक जेम्स प्रकास्ट जूल के सम्मान में जूल कहा जाता है। तो पूछ सकते हैं आपसे, यदि न्यूटन मीटर ऑप्शन में नहीं है तो कार्य का मात्रक क्या है, तो आपको जूल बताना है। एक तो आपका कार्य हो गया, एक आपकी शक्ति हो गई, इसके बाद आपकी ऊर्जा कह दें, ऊर्जा के बाद आपका यदि ऊष्मा कह दें, तो इन सब की मात्रक जूल है। क्या है, जूल है। तो जूल को किस संकेत से दर्शाते हैं, कैपिटल जे से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यदि क्वेश्चन बनता है कि जो 1 जूल है वो क्या कहलाएगा या 1 न्यूटन मीटर किसे कहेंगे, ठीक है। तो 1 जूल कार्य क्या होगा, मान के चलिए कि जो बल है आपका वो 1 न्यूटन का बल लगाया और जो दूरी तय की उसने 1 मीटर की। मान के चलिए कुर्सी है और इस पर हमने बल लगाया 1 न्यूटन का, तो ये विस्थापित कितनी हो गई, मतलब इसने कितनी दूरी तय कर ली, 1 मीटर की। तो यहाँ से निकल करके आ जाता है 1 जूल का मान। 1 जूल कार्य बराबर होता है 1 न्यूटन का बल लगाया और उसका जो गुणनफल होता है वो 1 मीटर विस्थापन बल की दिशा में, तो ये हो जाता है 1 जूल। तो 1 जूल को हम कैसे परिभाषित करेंगे, तो यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाने पर बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन 1 मीटर हो तो किया गया कार्य 1 जूल कहलाता है। आप समझ चुके होंगे। अब सीजीएस पद्धति में हमने मात्रक पढ़े थे, सीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सबसे पहले सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड होता है, तो ये छोटे मात्रक होते हैं। तो यहाँ जैसे बल है, बल का मात्रक क्या है, एसआई मात्रक न्यूटन है, तो यहाँ बल का हमने पढ़ा था कि सीजीएस मात्रक क्या होता है, डायन होता है, तो ये छोटा मान हो जाएगा ना यहाँ पर। तो सीजीएस पद्धति में सबसे पहले बता दें आपके कार्य का जो मात्रक होता है वो अर्ग होता है। जैसा आपका एसआई पद्धति में मात्रक जूल है वैसा ही कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या है, अर्ग है। अब यहाँ पर जैसा आपका एसआई पद्धति में बल जो है वो क्या, एसआई मात्रक क्या है बल का, एसआई पद्धति में न्यूटन है, तो सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, डायन होता है, तो यहाँ हम डायन लिखेंगे। और आपका जो विस्थापन है उसका एसआई मात्रक मीटर होता है, तो यहाँ पर छोटा मात्रक मीटर का क्या हो जाता है, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर लिखेंगे। बिल्कुल आसान है। अब यहाँ हम निकाल सकते हैं जैसा हमने वहाँ निकाला कि W बराबर 1 न्यूटन का बल और 1 विस्थापन हो जाता है, ऐसा ही यहाँ पर कि वर्क बराबर अर्थात कार्य बराबर 1 डायन हो जाएगा इंटू 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 1 डायन सेंटीमीटर बराबर होता है 1 अर्ग। तो सीजीएस मात्रक पूछ ले या फिर आपका एसआई मात्रक पूछ ले कार्य का, आप आसानी से अब आंसर दे देंगे। तो 1 अर्ग को कैसे हम परिभाषित करेंगे, तो यदि किसी वस्तु पर 1 डायन का बल लगाने पर बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन 1 सेंटीमीटर होता है तो किया गया कार्य 1 अर्ग कहलाता है, ठीक है। अब 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, तो जब हमने फर्स्ट क्लास ली थी मापन की वहाँ बताया था कि आपके एसआई मात्रक को सीजीएस में कैसे बदलते हैं। तो यहाँ पर 1 जूल बराबर होता है 10 के ऊपर 7 अर्ग, ठीक। तो यहाँ पर ऐसा निकालते हैं कि 10 के ऊपर 5 डायन बराबर होता है 1 मीटर में कितना, 100 सेंटीमीटर हो जाता है। और इस तरीके से निकाल देते हैं तो 10 के ऊपर 7 अर्ग निकल करके आ जाता है। अब कार्य का बिम्मीय सूत्र पूछ ले यदि आपसे, तो इसे हमने बताया था MLT, जो आपकी 3 मूल राशियाँ होती हैं। ए मास मतलब द्रव्यमान होता है, L मतलब आपका लेंथ जिसे लंबाई कहते हैं, और T मतलब समय। और द्रव्यमान को मापते हैं केजी में, लीटर सॉरी
जो लेंथ है, लंबाई को मापते हैं हम मीटर में, और आपके टाइम को मापते हैं सेकंड में। तो यहाँ पर इसका सूत्र क्या है कार्य का, तो कार्य होता है बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। तो इसका सूत्र तो बल का हमने पढ़ा था, आपसे कहा था रट लेना इस सूत्र को। तो क्या होता है इसका सूत्र, होता है विमीय सूत्र mL/T-2 होता है, ये बल का हो गया। और विस्थापन को किस में मापते हैं, मीटर में। तो मीटर को क्या लिखेंगे यहाँ पर, लेंथ हो गई, ठीक है। अब इनका गुणनफल है तो L जो है यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, mL/T-2, सॉरी यहाँ निकल करके आ जाएगा mL/2, और एक L है और एक ए, तो मिल करके 2 हो गए, और T-2, और ये कोष्टक जरूर लगाना, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका कार्य का विमीय सूत्र। आई होप आपको कार्य समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम शक्ति जिसे पावर कहते हैं। तो कुछ बच्चे शक्ति और ऊर्जा को एक ही मान लेते हैं, जबकि इनमें बहुत ही अंतर है। तो याद रखना, कार्य करने की दर यदि कहते हैं तो वो शक्ति कहलाती है, किस दर से आप कार्य कर रहे हैं। और यदि कह दें कि कार्य करने की क्षमता, कैपेसिटी है, वो आपकी ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ दर की बात की गई है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यदि किसी कर्ता द्वारा W कार्य T समय में किया जाता है तो कर्ता की जो शक्ति होगी, जो पावर होगा, वो होगा P = W/T। ये सूत्र निकल के आ जाता है, ठीक है। अब जो शक्ति है इसका मात्रक पूछते हैं, तो ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वाट होता है। और वैज्ञानिक जेम्स वाट के सम्मान में ये रखा गया है, और इसका संकेत है W, ठीक है। अब 1 वाट बराबर कितना होगा, तो 1 वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकंड बराबर 1 न्यूटन मीटर प्रति सेकंड, इसको कहते हैं, ठीक है। मशीनों की शक्ति को ये पिछली बार पूछा गया था कि किस में व्यक्त करते हैं, तो वहाँ ऑप्शन दिया था हॉर्स पावर में, ठीक है। अश्व शक्ति कहती हैं, और एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है, 746। ये भी क्वेश्चन बना हुआ था, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इफेक्ट याद रखेंगे। एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, 746 वॉट होता है। अब वॉट सेकंड क्या होता है, तो यह भी ऊर्जा और कार्य का मतलब सेकंड में भी होता है, घंटे में भी होता है, किलोवाट घंटे में भी होता है। तो ऊर्जा और कार्य का मात्रक है 1 वॉट सेकंड बराबर 1 वॉट गुणा सेकंड बराबर 1 जूल होता है। वॉट घंटा दिया है तो यह भी मात्रक है किसका, कार्य ऊर्जा का, और वॉट घंटा बराबर 3600 जूल होता है। किलोवाट घंटा दिया है तो यह भी कार्य ऊर्जा का मात्रक है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 वॉट घंटा होता है। अब यहाँ दिया है वॉट, किलोवाट और आपका मेगावाट जो होता है, ये हार्स पावर और हार्स पावर, ये चारों शक्ति की मात्रक हैं, जबकि वॉट सेकंड, वॉट घंटा और किलोवाट घंटा एक कार्य और ऊर्जा की मात्रक हैं। तो याद रखना इनमें अंतर, ठीक है। एक कार्य ऊर्जा के और ये आपकी हार्स पावर, सॉरी शक्ति की मात्रक है, ठीक है। अब हम देखते हैं ऊर्जा। तो ऊर्जा में आपको बता दें कि किसी वस्तु को कार्य करने की क्षमता उस वस्तु की ऊर्जा कहलाती है। और ऊर्जा एक अदिश राशि, अदिश का मतलब क्या होता है, जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। इसका ऐसा ही मात्रक भी क्या होता है, जूल होता है। और वस्तु में जिस कारण से कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसी को क्या कहते हैं, ऊर्जा। और ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है गतिज ऊर्जा, एक होती है आपकी स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो गतिज और स्थितिज ऊर्जा वाला जो टॉपिक है थोड़ा सा बड़ा है, तो ये हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। और कल लगभग आपका जो ऊर्जा वाला टॉपिक है ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। यदि आपको सेशन पसंद आया है तो शेयर ज़रूर करें। यदि आपका कोई कमेंट्स है तो आप ज़रूर व्यक्त करें, मतलब आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में आप बता सकते हैं। थैंक यू।